Yes, in this particular class, we'll talk about basic principles of your laser. Okay. लेज़र की हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं. ओके, प्रीवियस क्लास में हमने जो है एक्सप्रेशंस आपके देखे थे आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के लिए. ठीक है, और हमने एक्सप्रेशन एक निकाला था फोशर बेयर लेडेनबर्ग फॉर्मूला, जो कि आपको रिलेशन दे रहा है आपका कि एटेनुएशन कोफिशिएंट जो है उसके बारे में बता रहा था. ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है अल्फ़ा ओमेगा उसके बारे में हमने देखा था. ठीक है, कि वो किस तरीके से आपका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है या एमिशन कोफिशिएंट है. ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट जो था 8:1 कि उसके ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है. तो ये सब चीज़ें हम जो है प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. नाउ विल टॉक अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेज़र कि लेज़र होने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस जो हैं होनी चाहिए. ठीक है, तो हम जो सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव स्पीशीज़. ठीक है, एक्टिव जो सैंपल जो है वो क्या होता है कि जो कोई भी आपका मीडियम होता है जिससे हम लेज़र बना रहे हैं, कि हमने सपोज सॉलिड लेज़र बना रहा है रूबी का. ठीक है, तो रूबी का जो रोड लिया हुआ है वो उसका सैंपल हो गया. ठीक है, हीलियम नियोन गैस लेज़र अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे जो हमने गैस ली हुई है दैट इज़ योर एक्टिव मीडियम. ठीक है, तो एक्टिव मीडियम जो है उसमें बहुत सारे आपके एटम्स हो सकते हैं, आयन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हो सकते हैं. और वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में है तो दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिकेइंग इनटू योर लोअर एनर्जी लेवल्स. ठीक है, तो उनका स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है होना चाहिए. ठीक है, विद रिस्पेक्ट एंड विद रिलीज ऑफ योर एम रेडिएशन. ठीक है, तो आपका जो ट्रांजिशन जब हो रहा है, ठीक है, तो एमिशन जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में अगर होता है तो वो जो मटेरियल होता है लेज़र बनाने के लिए हमारे लिए सूटेबल है. ठीक है, तो रेडिएटिंग मीडियम हमारा होना चाहिए लेज़र के लिए. तो इस तरीके के जो मीडियम होते हैं उनको हम बोलते हैं योर एक्टिव मीडियम. ओके, और जो मॉलिक्यूल्स एटम्स जो हैं इसमें जो सैंपल में होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव स्पीशीज़. एक्टिव स्पीशीज़ क्या है, जो ट्रांजिशंस कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है फोशर बेयर लेडेनबर्ग फॉर्मूला जो किया था वो हमें क्या बता रहा था, दैट वाज रिलेटिंग द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन टू लेवल्स ऑफ ट्रांजिशन एंड द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है अल्फ़ा ओमेगा का रिलेशन जो है उसने हमें डिफरेंस ऑफ n2 माइनस n1 के फॉर्म में दिया था. ठीक है, 8:1 जो कोफिशिएंट है वो आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या है कि आपका सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो कोफिशिएंट 8:1 से हमें पता चल रहा था. एंड दिस इज़ योर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फ़ा ओमेगा. ओके, तो उस रिलेशनशिप से हमें पता चला था कि अगर आपका n2 इज़ ग्रेटर देन n1, n2 और n1 क्या है, आपने दो जो एनर्जी लेवल्स लिए हैं, तो ये जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं हमने n1 ली. स्पीशीज़ क्या है, एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है. ठीक है, तो और n2 इज़ द नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन योर एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो अपर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल्स में जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n2 जो हैं, इफ़ दे आर ग्रेटर देन n1 तो क्या होगा, आपके यहाँ पे ट्रांजिशन होंगे इधर. ठीक है, और आपका एमिशन ऑफ रेडिएशन होगा. ओके, तो हमारी कंडीशन क्या है कि n2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन. ठीक है, इन जनरल वैसे क्या होता है, जब कोई मतलब एक्साइटेशन वगैरह नहीं है स्पीशीज़ में तो एवरीबडी टेंड्स टू हैव इन दी लोअर एनर्जी लेवल्स. ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आयन्स जो भी हैं स्पीशीज़ जो हैं आपकी ग्राउंड स्टेट लोअर एनर्जी लेवल में रहने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो होता क्या है नॉर्मल सिचुएशन में n1 इज़ ग्रेटर देन n2. ठीक है, तो हमें लेकिन लेज़र के लिए चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन. क्यों चाहिए, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे तो ही तो आपके ट्रांजिशन यहाँ होंगे, तो भी आपका रेडिएशन जो है एमिट करेगा. तो जितने तो हमारी ये कंडीशन जो है कि n2 अगर हमें मिल जाए ये कंडीशन n2 इज़ ग्रेटर देन n1 तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन. ठीक है, तो ये हम किस तरीके से अटेन करेंगे. प्लस अलोंग विद दिस कंडीशन इज़ आपका ये जो रेडिएशन हो रहा है एमिट दैट मस्ट बी इन फेज विद द इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है, जो आपका स्पॉन्टेनियस या स्टिमुलेटेड एमिशन जो करा रहा है रेडिएशन
वो अगर इन फेज है तो आपका एम्प्लीफिकेशन होके मिलता है, ठीक है। तो कोहेरेंस वाली जो कंडीशन है वो भी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो रेजोनेंट कैविटी जो है एक हमारे पास अरेंजमेंट होती है, ठीक है। उसमें हम जो है ये कंडीशन अटेन करने की कोशिश करते हैं N2 इज़ ग्रेटर देन N1, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में आप देखेंगे ये रेजोनेंट कैविटी जो है इन्होंने बनाई हुई है। इन्होंने क्या किया है, ये आपका एक्टिव मटेरियल मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे ये मिरर लिए हुए हैं दो, ठीक है। मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रिफ्लेक्टिव होते हैं, सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को। दो मिरर रखे हुए हैं, लाइट अगर इस पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इस पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब कितना रिफ्लेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा इनकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके की जो हम जो अरेंजमेंट ये यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज योर रेजोनेंट कैविटी, ठीक है। अब रेजोनेंट कैविटी में क्या होता है, ये सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है कि हमने दो मिरर लगा दिए हैं, ठीक है। तो आपकी जो रेडिएशन एमिट हो रही है सैंपल में वो जो इसमें से निकलेंगी, ओके। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात कर रहे हैं हम। स्पॉन्टेनियस एमिशन में तो क्या होता है कि आपका जो रेडिएशन जो आर्बिट्रेरली किसी भी डायरेक्शन में निकल रही है, ठीक है। होता क्या है कि कई बार हमारे पास ये हम सिचुएशन ले लेते हैं, 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर यहाँ पे एमिशन हुआ। एमिशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है कि या तो आपका सीधा यहाँ पे ग्राउंड स्टेट इसमें आ जाए या फिर यहाँ पे इसमें आ जाए। अब ये जो रेडिएशन यहाँ से एमिट होंगी दे कैन स्टिमुलेट दी रेडिएशंस द ट्रांजिशंस टू दिस, ठीक है। और यहाँ से ये जो रेडिएशन है वो निकलेंगी, दे मस्ट बी इन फेज विद दीज रेडिएशन। अगर ये रेडिएशन जो इनको स्टिमुलेट कर रही है उनके साथ अगर ये इन फेज बना ले तो हमारा क्या हाई एम्पलीट्यूड होकर लेज़र लाइट मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अब हमें इनका जो फेज जो मैच करना है, इनका कोहेरेंस जो करना है दैट इज़ डन थ्रू दिस रिफ्लेक्टिव रेजोनेंट कैविटी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मिरर जो हम लगा रहे हैं, एक मिरर तो हम लगा देते हैं दैट इज़ हाईली रिफ्लेक्टिव, तो ये तो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। एक हमने लगा दिया विद लेस रिफ्लेक्टिव। अब रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मिरर जो है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। हम इस तरीके का मिरर जो है रख रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं हुज रिफ्लेक्टिविटी इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, बाकियों को रिजेक्ट कर देगा, या ये कहें कि उसको जो है अलाउ करेगा और बाकियों को रिजेक्ट करेगा। हमने यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरीके से ली हुई है कि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या कहें एक कलर का जो है सिलेक्शन हो गया, ठीक है। न्यू फिक्स हो गई, उसके करस्पॉन्डिंग एच न्यू जो है एनर्जी की वैल्यू फिक्स हो गई। ये एनर्जी जो है इफ एच न्यू ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर एनर्जी विच इज़ नीडेड टू स्टिमुलेट दीज ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये जो एनर्जी जो हमें चाहिए इनको स्टिमुलेट करने के लिए ट्रांजिशन को, वो एच न्यू हम किस तरीके से फिक्स करेंगे, यूजिंग दिस रेजोनेंट कैविटी। रेजोनेंट कैविटी में क्या होगा कि हमारा जो मिरर की रिफ्लेक्टिविटी जो है, एक मिरर की रिफ्लेक्टिविटी वो हम फ्रीक्वेंसी इस तरीके से चूज़ करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही सेलेक्ट करेगा। इसको हम सेलेक्टर बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेगा, बाकियों को रिजेक्ट करेगा। तो सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो इधर से इसको पास कर दे सपोज, ठीक है। सिलेक्ट करके इस एक पर्टिकुलर न्यू फ्रीक्वेंसी को इसने सिलेक्ट कर लिया, पास कर दिया, ठीक है। बाकी सब जो है ये अंदर रह गई हैं, ठीक है। अब अंदर क्या हो रहा है, ये दे आर अंडर गोइंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हो सकता है ये विद इन दिस सैम्पल ये आपके जो है एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे रेडिएशंस बहुत सारी एमिट हो रही थी, कुछ यहाँ चली गई वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई, फिर आपकी कुछ यहाँ रिफ्लेक्ट हुई। अब इसमें से क्या जो इंसिडेंट हुई, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके इसने भेज दिया, बाकियों को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। ये मल्टीपल ट्रांजिशन हो के वापस जो है ये सैम्पल की लेंथ चलती रहेंगी, रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, चलती रहेंगी, इस तरीके से चलती रहेंगी। और आपका जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब वो अटेंड कर लेती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो हो सकता है फिर से सिलेक्ट होकर बाहर आ जाए। तो इस तरीके से जो है आपका ये रेजोनेंट कैविटी जो है काम करता है, ठीक है। तो आपका रेजोनेंट कैविटी जो है दैट इज़ बेसिकली हेल्पिंग अस इन जनरेटिंग द फोटोन्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी का जो ये यहाँ पे एनर्जी निकलेगा पैकेट के फॉर्म में निकलेगा, क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो फोटोन जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो या एक पर्टिकुलर एनर्जी एच न्यू का फोटोन निकालने में, ठीक है,
हमें हेल्प करता है, विच फाइनली विल रिजल्ट इनटू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ योर लाइट, ठीक है, जो एमिट हो रही है बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टिमुलेटेड एमिशन जो है होगा, ठीक है। जो फोटॉन्स स्टिमुलेट करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशंस को, उनको रिलीज करने के लिए हमें रेजोनेंट कैविटी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दी सिग्निफिकेंस ऑफ योर लेज़र लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लेज़र रेजोनेंट लाइट वेव्स जो होती हैं वो डिपेंड करता है कि आपका कितना जो है लेंथ जो है कैविटी का है, ठीक है, और कितने मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो अंडरगो हो रहा है, ठीक है, कितना उसका वेवलेंथ जो है लाइट का जो इंसिडेंट हो रही है, जो निकली हुई है रेडिएशन एमिट हो रही है, उसका वेवलेंथ कितना है। तो कंडीशन है हमारी कि अगर आपका लेंथ का ट्वाइस, ठीक है, जो है एम लेमडा के करस्पॉन्डिंग है, तो आपका जो है आपने देखा ही है ना, पाथ लेंथ जो है, पाथ लेंथ या पाथ डिफरेंस, आई शुड से पाथ डिफरेंस जो है, जब भी पाथ डिफरेंस आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये होता है पाथ डिफरेंस, इफ़ इट इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ योर वेवलेंथ, तो हमें कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस मिलता है। इन फेज हमारा जो है सुपरपोजिशन होता है। तो यही कंडीशन इन्होंने यूज़ की है इंटरफेरेंस के लिए कि अगर आपका 2L ट्वाइस द लेंथ, जो मिरर के बीच की जो लेंथ है, ठीक है, उनका जो लेंथ का हमने ट्वाइस ले लिया, मीन्स ट्वाइस क्यों लिया, एक बार लाइट गई इधर, ठीक है, सपोज एक लाइट जनरेट हुई, एक बार वो इधर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ पे इस तरफ आएगी, तो ये इट विल मूव ट्वाइस दिस लेंथ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कैविटी अगर है एल, तो उसका ट्वाइस 2L हो गया। इफ़ इट इज़ इक्वल टू एम लेमडा, तो आपका जो है रेजोनेंस होगा, ठीक है। रेजोनेंस होने का मतलब क्या है, इन फेज जो है सुपरपोजिशन होगी सभी जो वेव्स हैं उनकी, और आपका अल्टीमेटली जो है एम्प्लीफिकेशन जो है होगा, तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ओनली इट इज़ नेम्ड एज रेजोनेंट कैविटी। तो एक तरीके से कैविटी जो आपका रेजोनेंस की कंडीशन जनरेट करे उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, अब ये रेजोनेंट मोड बोला हुआ है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, लेंथ अगर हमने 0.3 मीटर अगर किसी की ली हुई है, तो 2L लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ जो आई हैं, वेवलेंथ आपने सपोज ये चूज़ कर ली रेड लाइट की 632.8, हीलियम नियॉन लेज़र जो रेड लाइट वाला जो लेज़र होता है उसकी वेवलेंथ इन्होंने ये ली हुई है। तो आपका एम की वैल्यू जो है, एम की वैल्यू दैट कम आउट टू बी दिस, ठीक है। अब 475,000 ये इतना वेवलेंथ हो गया, ठीक है। 475,001 ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है। 475,002 ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है 212। तो क्या होता है कि आपका जो ग्राफ बनेगा ना, उसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और नेबरहुड में हमें दूसरी फ्रीक्वेंसीज भी जो है मिलती रहेंगी, लेकिन उनका जो एम्पलीट्यूड जो है वो आपका धीरे धीरे जो है कम होता रहेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट के करस्पॉन्डिंग ही मिलेगा, ठीक है। वो हम जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की हमने बात की थी ना लास्ट क्लास में, अल्फ़ा ओमेगा इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा नोट जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिल रहा था। तो यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है हमारा सैंपल में ओमेगा नोट पे होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर रेजोनेंट कैविटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड कंडीशन की, ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि एक मतलब ये हमारा रेजोनेंस जो है हो, ठीक है। तो अगर हमारा मटेरियल का मीडियम जो है वो डिफरेंट मटेरियल हम चूज़ कर रहे हैं, वो जो ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपका अभी हमने सैंपल में लिया था कि हीलियम नियॉन लेज़र लिया था, तो एयर सपोज आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने उसके लिए 1 ले लिया था, लेकिन अगर कोई दूसरा मटेरियल है तो उस केस में कंडीशन जो है एम लेमडा इज इक्वल टू 2NL हो जाएगा, एन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। लेमडा को C/न्यू, यहाँ पे न्यू बार लिखा हुआ है, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी ओनली, ओके। तो यहाँ से 2 पाई से अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें, 2 पाई न्यू एंड 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका बन गया 2 से 2 कैंसिल होकर NL/पाई, और ये MC/ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को अगर हम यहाँ पे, दिस इज MC/ओमेगा इज इक्वल टू NL/पाई। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा MC पाई
अपॉन एन एल। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एल लेंथ ऑफ द कैविटी, एम मास ऑफ द स्पीशीज एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड पाई। Sorry, this is not mass, this is the number of this wavelengths, m lambda जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, m की जो वैल्यू है वो। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर हमारी अटेन हो रही है तो इस मतलब इससे ज़्यादा मतलब एक इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो हमारा ऑसिलेशन स्टार्ट हो, ठीक है, कि हमारे एमिशन जो है हो, कोहेरेंस हमारी हो, तो उसके लिए ये कंडीशन है कि हमारा ओमेगा जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू एम सी पाई ओवर एल। मतलब इन फ्रीक्वेंसी पे जो है आपका रेजोनेंस जो है वो होगा। ठीक है, तो अगर हम जो है आई इंटेंसिटी एज्यूम करते हैं कि एक मिरर पे इंसिडेंट हुई है और उसकी रिफ्लेक्टिविटी अगर है आर, तो कोई भी मिरर जिस पे आई, ये मिरर हमारा है उसके ऊपर हमने आई इंटेंसिटी इंसिडेंट की और इसकी रिफ्लेक्टिविटी आर है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी आई आर, दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर आई एंड योर इंसिडेंट इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं दो मिरर R1 एंड R2। ठीक है, तो उन दोनों की रिफ्लेक्टिविटी के ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी ओवरऑल जो इंटेंसिटी है वो। तो हमने प्रीवियस जो चैप्टर किया था क्लास, उसमें हमने इंटेंसिटी देखी थी किस तरीके से वेरी करती है। ओमेगा कोई फ्रीक्वेंसी है उस पर, जेड इज़ द लेंथ ओवर विच योर दिस इंटेंसिटी हैज़ ट्रेवल, मतलब हम कितना जेड, अगर सैम्पल की लेंथ हमने ली थी यहाँ पे, ये जेड लेंथ ली थी, ठीक है, और ये आई इंटेंसिटी ऑब्जर्व की थी, तो ये मटेरियल में जब मीडियम में चलती है लाइट तो ये क्या है? एब्जॉर्ब होती है ओवर द लेंथ जेड। यहाँ पे जो इंटेंसिटी, अगर इनिशियल इंटेंसिटी आई नोट है तो यहाँ पे इंटेंसिटी आई ओमेगा से हमने डिनोट किया था, और अल्फ़ा ओमेगा इज़ योर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो आई ओमेगा की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है और आपकी लेंथ सैम्पल की कितनी है वो। ठीक है, अब हम ले रहे हैं कि इन्वर्टेड लेज़र मीडियम। इन्वर्टेड लेज़र मीडियम मीन्स आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है, तो उस केस में कंडीशन क्या है? n2 इज़ ग्रेटर देन n1, तो अल्फ़ा ओमेगा क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ा ओमेगा को मोड जो है पॉजिटिव वैल्यू जो लेके इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब अगर जो दो मिरर हैं उनकी रिफ्लेक्टिविटी R1 और R2 दो हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम R1 R2 रिफ्लेक्टिविटी जो है कंबाइंड जो ओवरऑल जो इंटेंसिटी है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो मिरर से होंगे तो उनका जो है इंटेंसिटी जो रिड्यूस होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस फैक्टर R1 एंड R2। ठीक है, तो R1 R2 जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल -2 गामा। ठीक है, और गामा इज इक्वल टू ये यहाँ से कि लोग हमने लिया एंड -1/2 ये हो गया इसी एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गामा जो क्वांटिटी है दैट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, पर पास क्या है? ये दो मिरर है, ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके ये जो वापस ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वन पास हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर से इसमें से निकलेगा सैंपल, या वाइस वर्सा, ये फुली रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ से सैंपल इधर गया और यहाँ से ये पास हुआ। तो वन पास पे आपका जो इंटेंसिटी में रिडक्शन होगा दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ R1 एंड R2, मतलब ये फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा वाया दिस फैक्टर गामा। ठीक है, कि इफेक्ट किस तरीके से होगा कि लोगरिथमिक जो है डिक्रीज जो है आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई जो है हमने यहाँ पे इधर जो सैंपल है हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का फंक्शन है। ठीक है, अलोंग विद दिस अब हमने देखा कि ये मिरर की रिफ्लेक्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हमने दोनों इफेक्ट को लेते हुए z की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 2l जो आपकी लेंथ हो गई, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमने माना था z सैंपल है तो ये ओवर द लेंथ z कितना आपका हो रहा है। यहाँ हम डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है वो 2l डिस्टेंस किया है, तो z की वैल्यू हमने लिख दी 2l माइनस ऑफ गामा। अब ये गामा इफेक्ट जो है हमने मिरर का लेना है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो ओवरऑल इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है आपका वो हो जाएगा ये। ठीक है, आई जो है चेंज हो जाएगी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू आई टू आई एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 अल्फा ओमेगा एल माइनस गामा। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्या है? लेंथ ऑफ द कैविटी। अब हम देखेंगे कि आपका लेज़र के ऑसिलेशंस हमें मिले, मतलब आपका हमें यहाँ आउटपुट मिले, ऑसिलेशंस होंगे। ऑसिलेशंस होने का मतलब क्या है कि आपके रेडिएशन निकली हैं वो रिफ्लेक्ट होती रही और हमें बाहर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होकर मिलती रहे। तो ये चीज़ कब पॉसिबल है? अगर ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है।
ठीक है, मतलब फाइनाइट हमें इंटेंसिटी मिलती रहे, ये एक्सपोनेंशियल समथिंग ऑफ है, तो ये वैल्यू कुछ फाइनाइट हमें मिलती रहेगी, तो इसका मतलब इंटेंसिटी हमें सर्टेन इंटेंसिटी मिल रही है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, तो 2 अल्फा ओमेगा जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस गामा। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई आपकी कि अगर कैविटी की लेंथ L है, एक्टिव जो मीडियम है उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा ओमेगा है, देन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन योर गामा। गामा हमने क्या बताया था, रिफ्लेक्टिविटी जो मिरर है R1 R2 उसका फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अल्फ़ा जो है मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन गामा ओवर L। ठीक है, तो हमने प्रीवियस जो क्लास की थी उसमें जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, फोजर बेयर लेडेनबर्ग फॉर्मूला जो हमने निकाला था, उसमें अल्फ़ा ओमेगा का एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था दैट वाज ये दिया ही हुआ है, चलो इन्होंने अल्फ़ा ओमेगा जो है दैट वाज फंक्शन ऑफ दिस N2 माइनस N1, ये A21 आइंस्टीन कोफिशिएंट जो है हायर से लोअर स्टेट में जो जा रहा था, G1 G2 जो है आपके डीजेनरेसी पैरामीटर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा अल्फ़ा ओमेगा की जो कंडीशन आई दैट मस्ट बी गामा ओवर L, ये उससे बड़ा होना चाहिए, तो अल्फ़ा ओमेगा का एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन से फोजर बेयर लेडेनबर्ग फॉर्मूला से हमने देखा ये है, सो दिस एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन गामा ओवर L। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहाँ से मतलब आपका स्टार्ट होगा क्रिटिकल जो फ्रीक्वेंसी है, तो उस कंडीशन पे ये जो नॉन डिजेनरेट लेवल्स हैं हम अज्यूम करते हैं G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू 1। यूनिटी अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ से ये G1 ओवर G2 की वैल्यू 1 रखी, G2 और G1 की वैल्यू 1 रखी, तो N2 माइनस N1 का जो एक्सप्रेशन है वो सिंपली आ जाएगा गामा ओमेगा स्क्वायर उधर गया L अपॉन दिस पूरा फैक्टर A21 N पाई स्क्वायर C स्क्वायर, और ये G ओमेगा जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपने देखा ये पॉपुलेशन डिफरेंस जो है इतना होना चाहिए आपका, ये आपकी क्रिटिकल कंडीशन ही चल रही है। क्रिटिकल कंडीशन पहले जो है क्या निकाला हमने कि जो है अल्फ़ा ओमेगा जो है दैट शुड बी लाइक गामा ओवर L, कि इससे बड़ा होना चाहिए, इस रेशियो से गामा ओवर L के रेशियो से बड़ा होना चाहिए। फिर हमने एक निकाली थी ओमेगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की दैट शुड बी लाइक MC पाई ओवर NL, कि ये होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा ओमेगा का कंडीशन ये आ गया क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। एंड आपके डेंसिटी जो है डिफरेंस जो है दैट शुड आल्सो बी मतलब इक्वल टू, ये मिनिमम वैल्यू है कि मिनिमम इतना डिफरेंस अगर आपका होगा, ये आपकी ओमेगा फ्रीक्वेंसी दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं गामा जो है ये रिफ्लेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करे, तो सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने देखा पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर हो रहा है और डिफरेंस N2 माइनस N1 अगर आपका इतना है तो आपका ये स्टार्ट होगा लेज़र वाला जो प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इन्वर्जन। ओके, तो इस मिनिमम वैल्यू जो है इसकी और जी ओमेगा की हम मैक्सिमम वैल्यू जो है ले सकते हैं, और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट के करस्पॉन्डिंग हमने देखा। तो इस तरीके से गामा और एल की वैल्यू जो है हम एडजस्ट करते हुए, अब ये जो है आप देख रहे हो गामा के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एल लेंथ ऑफ कैविटी जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो गामा क्या है, R1 और R2 का फंक्शन है, मीन्स हम रिफ्लेक्टिविटी जो है रेजोनेंट कैविटी में जो दो मिरर लिए हैं उनकी रिफ्लेक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, गामा की वैल्यू सूट करे हमें, और एल की वैल्यू जो है कैविटी की लेंथ हम कितनी लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो गामा और एल की लेंथ जो है यहाँ पे ये चूज़ करते हुए हम क्रिटिकल जो है कंडीशन इन्वर्जन की वो निकाल सकते हैं कि भाई इससे ज़्यादा अगर डिफरेंस होगा तो ही हमारा लेज़र एम्पलीफिकेशन जो है वो होगा, अदरवाइज़ ये डिफरेंस जब तक इससे कम है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से तो आपका इन्वर्जन स्टार्ट नहीं होगा, मतलब आपका एम्पलीफिकेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कहें कि NP जो है आपके मतलब मल्टीपल ट्रिप्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे ये बार बार हो रहा है ट्रांसफर, ये इधर से उधर ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हो के बाहर भी जा रही है। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ जो करस्पॉन्डिंग एनर्जीज जो हैं, अगर आपके NP आपके नंबर ऑफ बच गए हैं कैविटी में फोटोन्स कि कितने आपके फोटोन्स जो हैं ट्रेवल कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ, तो इनिशियली अगर NP नोट फोटोन थे, फिर बाद में रह गए हैं आपके NP ये तो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, इनको अगर हम H क्रॉस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू दे देंगे, एनर्जी की वैल्यू दे देंगे ना, E इज इक्वल टू NH न्यू जो होता है। ठीक है, तो इसको हम NH क्रॉस ओवर ओमेगा भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो एन पी एच क्रॉस ओमेगा जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, वो हमने देख लिया। तो एन पी नोट जो है एच क्रॉस ओमेगा एक्सपोनेंशियल -2m गामा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरीके से हमें जो है फोटोन्स जो है हमारे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे, दैट विल अगेन डिपेंडिंग ऑन कि m आपका कितने नंबर ऑफ पास आपके हो चुके हैं, कि मतलब कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितनी हो चुके हैं, या कितनी बार उसने कैविटी को टू एंड फ्रो ट्रेवल कर लिया है, और ये गामा आपका, ठीक है, R1 R2 के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि कोई फोटोन जो है एक सिंगल ट्रिप में टाइम ले रहा है 12 सिंगल ट्रिप का, ठीक है, तो आपका अगर हम कह रहे हैं कि T12 जो है आपका एक टू एंड फ्रो जो है इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उसको T12 से मैंने डिनोट किया। तो m अगर उसने राउंड ट्रिप लिए हैं तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल राउंड ट्रिप के टाइम से, तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे वो जो टोटल टाइम है अगर हम उसको यहाँ m की वैल्यू जो है यहाँ से क्या आ जाएगी, T/T ऑफ 12, ये m की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल -2 गामा, m की वैल्यू हमने रख दी T/T2L, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो है लॉगरिथम अगर मैं लूँ, ठीक है, लॉगरिथम लेके या फिर मैं ये कहूँ कि वो टाइम लाइफ टाइम जो है एवरेज लाइफ टाइम हमें पता ही है क्या होता है, कि आपके नंबर ऑफ जो फोटोन्स हैं वो इनिशियल वैल्यू NP0 के 1/e टाइम्स जहाँ हो जाते हैं, दैट टाइम इज़ टाउ जो है योर लाइफ टाइम होता है। तो हम यहाँ पे NP0 ओवर दिस E इज इक्वल टू NP जब हो जाए, ठीक है, तो वो टाइम T जो है उसको मैं टाउ लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो NP ओवर NP0, ठीक है, यहाँ पे इसको राइट करती हूँ, NP0 ओवर E मैं ले लूँ, NP इज इक्वल टू NP0 ओवर E, और ये एक्सप्रेशन जो है NP की वैल्यू NP0 ओवर E लिखा, और NP0 एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 गामा कब हो रहा है, जब T की वैल्यू हम ले रहे हैं टाउ, मतलब एवरेज लाइफ टाइम जो है आपका वो, और T2L अगर हम ले रहे हैं तो ये NP0 से ये कैंसिल 1/e, और ये आपका एक्सपोनेंशियल जो लॉगरिथम अगर आप लेंगे तो दैट विल बिकम 1, ठीक है। तो 2 गामा टाउ ओवर T2L दैट विल बिकम 1, ठीक है। तो T जो है यहाँ पे इन्होंने टाउ सी जो लिया हुआ है एवरेज लाइफ टाइम जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं यहाँ से ये टाउ की वैल्यू जो है, इसको टाउ सी लिख लो बेशक, क्रिटिकल टाइम अब हम कह सकते हैं इसको, दैट विल बी T12/2 गामा, ठीक है। अब ये T12 क्या है कि आपका ये एक जो लेंथ 1 राउंड ट्रिप उसने जब लिया 12 लेंथ को जब उसने ट्रेवल किया उसमें जितना टाइम लिया, तो यहाँ से हम इसको आपके फोटोन जो है किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, c वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 12, टाइम हमने क्या लिया है T12, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे ये c। तो यहाँ पे जो है T12 जो है यहाँ से क्या बन जाएगा, T12 जो है दैट विल बी 2L/c। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे T12 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ, टाउ c विल बिकम 2L/c, और 2 गामा आपका था, ये 2 से 2 कैंसिल होके L/c गामा बन गया। तो एवरेज लाइफ टाइम जो है हमने देखा लेंथ ऑफ द कैविटी L पे डिपेंड कर रहा है, गामा जो है आपके अगेन R1 R2 जो रिफ्लेक्टिविटी जो फैक्टर था उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपका है ही कॉन्स्टेंट पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है N2 - N1 का जो एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला था ऊपर, अभी आपने देखा था, ठीक है। ये एक सेकेंड, क्रिटिकल इन्वर्जन की कंडीशन जो निकाली थी ना हमने, वो वैल्यू, उस वैल्यू में अगर हम देखें यहाँ पे ये यहाँ पे क्रिटिकल की जो कंडीशन हमने निकाली थी, ठीक है। तो L ओवर गामा जो है दैट कम्स आउट टू बी टाउ सी, यहाँ पे L ओवर गामा तो 1/टाउ सी यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन में। तो N2 - N1 जो है आपका बन गया गामा स्केयर, ठीक है, नीचे टाउ सी, ये यहाँ से L ओवर गामा टाउ सी इंटू ये सी क्रिटिकल है, ये सब्सक्रिप्ट है, और ये सी वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज़ योर L ओवर गामा। तो गामा ओवर L जो था फॉर्मूले में, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे टाउ सी, और सी और आया तो सी स्क्वायर था वहाँ पे, सी क्यूब हो गया 821 दिस, ठीक है।
ये आपका एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे। अब A21 जो है, ये देखो A21 क्या था आपका, स्पॉन्टेनियस एमिशन, 2 से 1 पे जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट था, वो किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का एवरेज लाइफ टाइम क्या है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन का एवरेज लाइफ टाइम क्या है, तो A21 इज लाइक इनवर्स ऑफ योर T स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो यहाँ पे A21 जो है 1/A21 जो है T स्पॉन्टेनियस ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ये इन्होंने लिखा भी हुआ है। तो इस कंडीशन को N2 माइनस N1, यहाँ पे देखो T स्पॉन्टेनियस का मेज़र कर रहा है और ये आपका क्रिटिकल जो एवरेज लाइफ टाइम जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है टाउ सी पे। तो यहाँ पे ये कंडीशन, इसको हम बोलते हैं शैलो टाउन्स कंडीशन फॉर लेज़र ऑसिलेशन। तो इस तरीके से हम जो है कंडीशंस जो हैं हमारी वो देख रहे हैं कि एक तो रेजोनेंट कैविटी क्या है उसका फंक्शन हमने देखा, फिर उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग जो मिरर्स है R1 R2 जिसके ऊपर गामा डिपेंड कर रहा है उसका फंक्शन हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन L ओवर गामा, ये कंडीशंस हमारी आ रही हैं। फिर N2 माइनस N1 का जो एक्सप्रेशन है वो फाइनली ये आ गया है स्पॉन्टेनियस एमिशन और टाउसी के बेसिस पे। तो ये हमारी कंडीशंस बेसिकली आ रही हैं जिस पे हमारा जो है लेज़र जो एम्प्लीफिकेशन है वो पॉसिबल है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम आइडिया निकाल सकते हैं कि सैम्पल जो हमने ये इन्होंने एग्जांपल देके निकाला हुआ है N2 माइनस N1 की वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेज़र पंपिंग की, ओके। अब लेज़र पंपिंग क्या है, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई हाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, N2 मस्ट बी ग्रेटर देन N1, और ये N2 माइनस N1 का डिफरेंस भी कंडीशन हमने ये जो शिवास टाउन्स कंडीशन है उससे भी हमने देख लिया कि किस पे डिपेंड करा। अब ये चीज़ अटेन कैसे हो कि N2 इज़ ग्रेटर देन N1, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में तो ये चीज़ है नहीं पॉसिबल। आपने एब्जॉर्प्शन कराया, ये एमिट होके चला गया, फिर रेडिएशन करेगा, ट्रांजिशन डाउन अपवर्ड ट्रांजिशन इक्वल टू डाउनवर्ड ट्रांजिशन हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पंपिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमें कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट हमारे नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो है डाउनवर्ड ट्रांजिशन तो हो जाए ज़्यादा और अपवर्ड ट्रांजिशन जो है वो भी हमारे होते रहें, मतलब कम हो लेकिन मतलब ज़ीरो ना हो, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारी जो सिचुएशन इस तरीके की पॉपुलेशन इन्वर्जन जो हम कराएंगे किस तरीके से कराएंगे उसको हम बोलते हैं पंपिंग। पंपिंग जो है कई तरीके की होती है, ठीक है, वन इज़ योर ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है, अदर वन इज़ योर इलेक्ट्रिकल पंपिंग, ठीक है, केमिकल पंपिंग। अभी ये डिपेंड कर रहा है उसमें आप पंपिंग कराने के लिए क्या सोर्स ले रहे हो, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग में क्या करते हो आप, विजिबल लाइट जो है बेसिकली वो उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हो जो ट्रांजिशन को इंड्यूस करेगा। केमिकल में क्या होता है कि आप कोई केमिकल मतलब आपने जो सैंपल लिया हुआ है, एक्टिव मीडियम जो लिया हुआ है उसमें जैसे डाइज वगैरह जो होते हैं उनके में केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट रिलीज एनर्जी विल कॉज दिस ट्रांजिशंस, ठीक है। फिर ऐसे ही आयंस जो हैं वो एक्साइटेशन करते हैं। तो आप मीडियम क्या ले रहे हो ट्रांजिशन को स्टिमुलेट करने का, उसके ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट पंपिंग स्कीम्स हैं। तो गैस डायनामिक पंपिंग हैं, ठीक है, तो अलग अलग आपकी पंपिंग स्कीम्स हैं। आपके प्रेजेंट कोर्स में है ऑप्टिकल पंपिंग, तो हम ऑप्टिकल पंपिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ जो डेंसिटी है, ठीक है, अपर लेवल में और लोअर लेवल में अगर N2 और N1 है तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो NT हम दे सकते हैं, ठीक है। अब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द अपर लेवल, ठीक है, ऊपर वाला जो लेवल है उससे ट्रांजिशन जो हो रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपकी N2 जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं अपर लेवल में वो चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो जो चेंज हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है आपके डिफरेंस आपका कितना है, ये डेंसिटी कितना है, और ये है आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट P, ठीक है। अलोंग विद दिस आपका इनिशियल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे एंड टाउ योर एवरेज लाइफ टाइम, ठीक है, ये चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ओके। N2 माइनस N1 को अगर मैं डेल N कहूँ तो यहाँ से N1 और N2 की जो वैल्यू है वो हम ये लिख सकते हैं, टोटल आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं NT, डिफरेंस को मैंने डेल N ले लिया तो N1 और N2 एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपकी ये एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। ये वैल्यू जो है हम N2 और N1 की यहाँ पुट करें, N2 की यहाँ पुट करें तो आपका वैल्यू जो है dN2/dt
ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। dN2/dt, NT हमारा फिक्स है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं, ठीक है, पॉपुलेशन हमारी फिक्स है, तो ये तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो इसका तो आ गया 0, -1/2 d del n बाई डी टी आपका बन जाएगा इस साइड में, और n2 - n1 को del n हमने रखा, u ओमेगा b हमारा ऑलरेडी था, और ये इधर n2 बाई जो था उसकी वैल्यू हमने रख दी है टाउ, ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इधर से ये आपका इन्होंने 2 को और माइनस साइन को इधर लेके गए, तो ये बन गया। फाइनली आपका del n की वैल्यू जो है वो ये आपकी आ गई। अगर हम स्टेडी स्टेट कंडीशन रख रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, दैट ये जो इक्वेशन है ये ज़ीरो हो जाएगी। स्टेडी स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट है जितने आपके अपवर्ड ट्रांजिशन हो रहे हैं उतने ही डाउनवर्ड ट्रांजिशन होंगे। तो del n की वैल्यू मतलब डिफरेंस कितना आपका n2 - n1, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो वेरिएशन ही नहीं आएगा इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये del n आपके मतलब जितने 10 ऊपर ट्रांजिशन हो रहे थे 10 नीचे ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके del n की तो वैल्यू चेंज नहीं हुई ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 0 इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है। जब डाउनवर्ड एंड अपवर्ड ट्रांजिशन हो गए इक्वल, तो उस केस में del n की वैल्यू जो है वो आपकी डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है अपॉन ये आइंस्टीन कोफिशिएंट, ठीक है, u ओमेगा टाउ। आप ये b जो है आइंस्टीन कोफिशिएंट है, स्टिमुलेटेड एमिशन जो आपके हो रहे हैं कि यहाँ से ऊपर 2 लेवल से हायर लेवल से लोअर लेवल पे जो जा रहे हैं, टाउ आपका लाइफ टाइम है, ठीक है। तो अब ये del n जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, आपकी लाइफ टाइम पे, अपर स्टेट की, ठीक है, टाउ पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ये कहें कि अगर ये जो पैरामीटर्स है ये 2bu ओमेगा टाउ, अगर ये टेंड्स टू 0 हो जाए मतलब सॉरी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, तो del n की वैल्यू जो है दैट विल टेंड टुवर्ड 0। ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया तो del n विल डिक्रीज, ठीक है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इट विल स्टार्ट टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। तो उस केस में 0 अगर हो गया तो n2 = n1 जो है nt/2 हो गया, बिकॉज n1 + n2 जो है हमने लिया nt के बराबर, ठीक है। del n जो है इन दोनों का डिफरेंस था, उसमें कोई वेरिएशन नहीं था, तो n1 = n2 हो गया, ये इक्वल हो गया तो nt/2 हो गई ये एक वैल्यू, n1 = n2/t, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एक सेकेंड क्या हो गया, तो ये हो गया nt/2, ओके। तो यहाँ से हम पॉपुलेशन डिफरेंस जो है वो हमें मेंटेन करके रखना है पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए। तो हमारी जो पंप पावर जो है मतलब हम जो पंपिंग कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब कितनी होगी डाउनवर्ड, ये पंपिंग हम कर रहे हैं तो यहाँ से ये कितनी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, सो दैट इट विल कॉज अ डिफरेंस ऑफ del n। तो आपका dp/dv पंप पावर एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम दैट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ दिस नंबर, ठीक है, h क्रॉस ओमेगा b u w इंटू del n, ठीक है। del n की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन रखा था वो यहाँ पे ये रख दिया, तो हमारी जो पंपिंग पावर जो है दैट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हमारा वॉल्यूम जो है v अगर हमने लिया है लेज़र मीडियम का और ये कंडीशन अगर हम लगा दें b u टाउ मच ग्रेटर देन यूनिटी, तो यहाँ पे ये यूनिटी को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये b u कैंसिल होके आपका बन जाएगा h क्रॉस ओमेगा nt/2 टाउ। ये सिंप्लीफाइड ये एक अजम्पशन है, ठीक है, सो दैट आर सैम्पल बिकम मतलब ये कैलकुलेशन जो है आपकी सिंपल हो जाए। तो हमने देखा कि पंपिंग पावर जो है एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस, ठीक है। ये टाउ जो है ओवरऑल लाइफ टाइम है अपर स्टेट का। अब ओवरऑल लाइफ टाइम क्या है, अपर स्टेट से डाउनवर्ड जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो हमने देखा स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, स्टिमुलेटेड भी हो सकते हैं एंड नॉन रेडिएटिव भी हो सकते हैं। नॉन रेडिएटिव मतलब रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांजिशन मतलब रेडिएशन जो है वो ना निकले किसी और फॉर्म में, हीट की फॉर्म में सपोज निकल गया तो उनको हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। तो ये ओवरऑल आपका जो टाउ जो है वो इन तीनों का फंक्शन हो सकता है या हो सकता है सिर्फ 2 का हो, ठीक है। 2 का होने का मतलब क्या, अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हो रहे तो सिर्फ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस रह गए, तो यहाँ पे आपका dn2 का वेरिएशन जो है n2/टाउ ये हो जाएगा, टाउ की वैल्यू 1 अपॉन जैसे टाउ इज टाउ
स्पॉन्टेनियस, ठीक है, 1/टाउ 1/स्पॉन्टेनियस 1/टाउ स्टिमुलेटेड प्लस 1/टाउ नॉन रेडिएटिव। अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हो रहे तो ये चीज़ आपकी हट जाएगी, स्पॉन्टेनियस और इसका रह जाएगा, ठीक है। और आपका एक्सपोनेंशियली आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, हायर लेवल से लोअर लेवल पे जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो वो वैल्यू हम n2 जो है n0 एक्सपोनेंशियल माइनस t/टाउ, टाउ आपका ओवरऑल टाइम है, वो आपका ये इनका सम है। तो ये वैल्यू जो है n2 0 और n2 t अगर हमारी है टाइम इनिशियल वैल्यू 0 पे और आफ्टर सम टाइम t, ठीक है। तो pt जो है आफ्टर सम टाइम जो पावर अब्जॉर्प्शन होगा बाय अ वॉल्यूम v ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू जो है यहाँ पे ये सिंपल हम स्पॉन्टेनियस एमिशन लिख दें, एन टी की वैल्यू जो है n2 टी रख दें, n2 टी जो है हमने देखा ये एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो चीज़ है स्पॉन्टेनियस जो एमिशन होते हैं दैट मे रिजल्ट इनटू योर फ्लोरिसेंट जो लाइट होती है हमारी उसमें भी यूज़ होते हैं, भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के एम्पलीफिकेशन तो दे नहीं रहा है, हल्की सी लाइट आपकी निकलती है तो उसको हम फ्लोरिसेंट लाइट भी जो हमारी जनरेट होती है वो बोल सकते हैं। तो फ्लोरिसेंट क्वांटम यील्ड जो है आपकी कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ एक्टिव स्पीशीज थी इनिशियली आपकी अपर लेवल में, ठीक है। आपके अपर लेवल में यहाँ पे कितनी एक्टिव स्पीशीज थी, एक्टिव स्पीशीज मीन्स जो अंडरगो डाउनवर्ड ट्रांजिशंस हुए, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हुए, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हुए डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ आपके एक्टिव स्पीशीज थी, तो उससे हमें फाई का पता चल सकता है। नंबर ऑफ फोटोन्स जो आपके एमिट हुए वो आपके पीटी, ठीक है, ये टोटल पावर थी, इसको अगर हम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपकी नंबर आ जाएंगे, सॉरी एनर्जी पावर जो है एन एच क्रॉस ओमेगा अगर है तो एन नंबर अगर हमें निकालना है तो दैट विल बी पावर डिवाइडेड बाय एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। पर यूनिट टाइम की हम बात कर रहे हैं, पावर और एनर्जी का पर यूनिट टाइम जो है रिलेशन रहेगा, ठीक है। यूनिट टाइम मतलब टी की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, तो पी टी ओवर एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। टाइम कितना 0 से इन्फिनिटी जो भी हम वैल्यू मैक्सिमम ले सकते हैं टाइम की, और इनिशियल आपके कितने n2v आपके जो है स्पीशीज एक्टिव स्पीशीज जो अपर लेवल में एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम v से हमने डिनोट कर दिया। ये pt का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे देखा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस t/टाउ, ठीक है। और ये t स्पॉन्टेनियस का फंक्शन है आपका n2 v आपका कैंसिल हो जाएगा, n2 0 यहाँ पे ये n2 0 v से कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया सिंपल, एंड दिस कम आउट टू बी टाउ ओवर टाउ स्पॉन्टेनियस। टाउ क्या है अब यहाँ पे, टाउ ये आपका टोटल जो टाइम है वो, ठीक है। तो हमने देखा कि ओवरऑल जो टोटल जो टाइम है उसके ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है आपकी जो ये फ्लोरिसेंट यील्ड जो है, मतलब कितने आपको फोटोन जो है दिखेंगे, तो ओवरऑल लाइफ टाइम, ठीक है, जो है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस से दी जाती है, ठीक है। तो 1/टाउ अगर ये तो था फाई जो है डिपेंड कर रहा है आपका टाउ और टाउ स्पॉन्टेनियस पे। अगर आपके 3 लेवल लेज़र सिस्टम है तो कुछ ट्रांजिशन आपके यहाँ ऊपर हुए, फिर डाउनवर्ड ये हुए, कुछ आपके यहाँ पे हुए, वो डिपेंड कर रहा है कि 3 से 1 पे कितने स्पॉन्टेनियस हैं, 3 से 2 पे, ये सपोज 1 2 एंड 3 इस तरीके से, 3 से 2 पे कितने हुए, 3 से 1 पे स्पॉन्टेनियस कितने और कितने आपके नॉन रेडिएटिव हुए, तो इस तरीके से ये निकल सकता है, ठीक है। 531 ये यील्ड बता रहा है, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिफरेंस, मतलब नंबर ऑफ दिस पॉपुलेशन, नंबर ऑफ एक्टिव आयन स्पीशीज आपके रिस्पेक्टिवली जो दो स्टेट्स हैं उनका डिफरेंस, n2 माइनस n1 की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, अल्फा ओमेगा का एक्सप्रेशन रख दो, तो फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये हम सब कर चुके हैं ऊपर अभी, ठीक है। तो टाउ स्पॉन्टेनियस के ऊपर आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो ये हमने देखा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ योर टाउ, एवरेज लाइफ टाइम जो है किसका, एक्साइटेड स्टेट का यहाँ पे, और ये जो टाउ है दैट इज़ फंक्शन ऑफ लाइक स्पॉन्टेनियस एमिशन कितने हो रहे हैं, नॉन रेडिएटिव कितने हो रहे हैं, स्टिमुलेटेड हो रहे हैं, तो वे कितने हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस वे आपकी जो कंडीशन जो हैं आपके लेज़र होने के लिए, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स हम क्या यूज़ करेंगे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए कि n2 शुड बी ग्रेटर देन n1,
N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, तो ये डिफरेंस जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कितनी वैल्यू आएगी वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, गामा के ऊपर, एल के ऊपर। एल क्या है, लेंथ ऑफ रेजोनेंट कैविटी। गामा क्या है, आपके जो दो मिरर हैं उनके बीच की जो रिफ्लेक्टिविटी है उनका फंक्शन है, ठीक है। अल्फ़ा ओमेगा जो है एक्टिव मीडियम जो है उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टाउ जो है एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं कि कब कब आपका लेज़र जो है हमें किस किस कंडीशन में मिल सकता है, वो सब हमने इस क्लास में पढ़ा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ स्पेसिफिक जो लेज़र स्कीम्स हैं जो आपके कोर्स में वो पढ़ेंगे। ओके।